हम सब लोग 486 जैसी है राणा प्रताप जी का मना रहे हैं। अभी कार्यक्रम का संचालन कर रही निशा जी ने कहा कि इतिहास ने उनके साथ तो न्याय नहीं किया जो न्याय होना चाहिए था। हम लोग बहुत नहीं जानते हैं, संजय भाई साहब दिल्ली ज्यादा रहते हैं, राज्यसभा के आदरणीय सदस्य हैं, लेकिन कभी कभी मन में लगता है कि आप इंडिया गेट जाइए तो आस पास सब रोड मिलेगा, पावर रोड, अकबर रोड, माऊ रोड, मानसिंह रोड भी मिलता, लेकिन राणा प्रताप रोड नहीं मिलता या हम जान नहीं पाते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे इतिहासकारों में, चाहे आजादी विचारधारा के थे और या जो भी रीजन था हो, इस देश की संस्कृति, कल्चर, राष्ट्र भक्ति को कमजोर करने के लिए किया गया हो या महापुरुषों से देश की अधिकांश जनता को अलग करने के लिए किया गया हो, वो प्रयास जरूर किया गया। अकबर को महान कहा गया। राणा प्रताप के बारे में मैं अभी कल ही पढ़ रहा था कि उन्होंने कभी पराजय स्वीकार नहीं की। तो अच्छे भैया पराजित हुए कब से जो पराजय स्वीकार नहीं की? इस शब्द से हमको आपत्ति थी। असलियत यह है कि महाराणा प्रताप कभी पराजित हुए ही नहीं, तो पराजय स्वीकार करने की जरूरत नहीं। वाहिद अली वाहिद लखनऊ के बहुत बड़े शायर हैं। उन्होंने लिखा कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का ऐसा उछाला जाए, और तू राणा का वंशज है, देख जहां तक भाला जाए, देख जहां तक भाला जाए। आप सब लोग, मंच पर बैठे लोग भी और नीचे बैठे लोग भी राणा प्रताप के व्यक्तित्व और कृतित्व को हमसे अच्छा जानते हैं। लेकिन वही हनुमान चालीसा जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जानते सब लोग हैं, लेकिन जितनी बार पढ़िए उतना पुण्य मिलता है, उतना आत्मविश्वास बढ़ता है। वैसे ही राणा प्रताप का जीवन है, उनके बारे में हम पढ़े हैं, जानते हैं। इतिहासकारों का कुछ प्रयास रहा हो, लोगों का कुछ प्रयास रहा हो, लेकिन देश के दिलों में राज करने वाले राणा प्रताप हैं, उनके बारे में आप अच्छी तरह। लेकिन इस तरह की संतोष क्यों? शायद नई पीढ़ी को, तरुणाई को, नौजवानी को और जानने का अवसर मिलेगा, और जो जानते हैं उसको बार बार दोहराने से कहीं न कहीं हमारी भावना मजबूत होती है। सब लोग जानते हैं। मैं कुछ विषय जो कहीं छूट गया है उस पर ध्यान आपका केंद्रित करना चाहता हूं, जिसके बारे में बहुत चर्चा नहीं हुई। चेतक के बारे में चर्चा होती है। जब राणा प्रताप को याद करिए तो चेतक को याद करना पड़ता है। काशीपुर में भी हमें बुलाया गया था, वहाँ राणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण था, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया, मुझे इस कार्यक्रम में रहना था। तो चेतक ने जिस तरह से हमारे महापुरुष की जान बचाई, उसके ऐश्वर्य, उसके युद्ध कौशल के बारे में, कैसे वो मतलब हाथी से भी विशालकाय रहते थे और 26-28 फुट के नाले को पार करके राणा प्रताप की जान बचाई, और घायल होने के बावजूद उसके बाद उनके प्राण चले गए। लेकिन एक हाथी था राणा प्रताप जी का, राम प्रसाद नाम, उसके बारे में कुछ कम चर्चा होती है। राम प्रसाद हाथी भी चेतक की तरह ही अपने आप में युद्ध कौशल का प्रवीण था, राणा प्रताप जी का भक्त। 12 हाथियों को इकट्ठा करके अकबर ने सोचा कि राम प्रसाद को किसी तरह से हाथी को दिल्ली लाया जाए। 8 हाथियों को मार गिराया राम प्रसाद ने, और जब उसको दिल्ली लाया तो राम प्रसाद का नाम बदल के वीर कर दिया गया, उस हाथी का नाम। और उसके बाद बहुत प्रलोभन दिए गए, जो हाथी को पसंद, जानवर को जो पसंद होता है, अच्छे अच्छे फल खाने की चीजें दी गई। राणा प्रताप, महाराणा प्रताप से अलग होने के बाद उनके हाथी ने, राम प्रसाद ने 28 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया और अपने प्राण दे दिए, और अकबर के सेना के सामने नहीं हुआ यह व्यक्तित्व राम प्रसाद। अब हम
सब लोग जानते हैं, सबको जाना चाहिए सिटी पैलेस संग्रहालय, राजस्थान जाना चाहिए, देश से जुड़ना है, देश की माटी के बारे में जानना है तो हल्दी घाटी देखना चाहिए। सिटी पैलेस संग्रहालय में राणा प्रताप का भाला, तलवार, कवच रखा हुआ 7.5 फुट का व्यक्तित्व। आप कल्पना करिए 110 किलो वजन। कुछ लोग हो सकता है आगे पीछे करते, इतिहासकारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनके दोनों तलवार, 2 तलवार वो रखते थे और बहुत कम योद्धा 2 तलवार रखते थे। 50 किलो वजन था, 72 किलो का कवच था और भाला 80 केजी था। अब हो सकता है कुछ कम बेसी भी हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये कहना है कि आप उस व्यक्तित्व की कल्पना करिए, व्यक्तित्व की कल्पना करिए जो उनका खास स्वभाव होना चाहिए। हम उनके वंशज हैं, हम उनके अनुयायी हैं, तो हमारे महापुरुष कैसे थे जिन्होंने देश को बनाने में इतना योगदान किया है, एक बार उनको जरूर ध्यान करना चाहिए। अब राज परिवार में पैदा होने के राणा प्रताप, लेकिन एक क्षण जीवन में 32 साल में राजा हुए, एक क्षण जीवन में उन्होंने विश्राम नहीं किया। जीवन का एक पल मातृभूमि की रक्षा के लिए लगा, शरीर का एक पल मातृभूमि की रक्षा के लिए लगा दिया। आराम कर सकते थे, समझौता कर सकते थे, स्वाभिमान दे सकते थे, अक्सर के आगे घुटने टेक सकते थे और आराम से जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन मातृभूमि के लिए। और इसीलिए शायद महाराणा प्रताप का स्थान और किसी व्यक्ति से, व्यक्तित्व से ऊपर है, ये कहना। लोग हल्दी घाटी की लड़ाई की ज्यादा बात करते हैं। इतिहासकारों ने भी हल्दी घाटी की लड़ाई की बात की कि 15-20 हजार सैनिकों के साथ अकबर के 1 लाख सैनिकों से मुकाबला किया और उस युद्ध का फिर कहीं पराजय नहीं हुई, परिणाम नहीं निकल पाया और महाराणा प्रताप वहां से निकल कर गए उस लड़ाई से और अकबर मुगल सेना को लगभग मुक्ति खानी। लेकिन जिस लड़ाई की चर्चा नहीं होती है, इतिहासकारों ने कम की है, वे दिवेर की लड़ाई है, दिवेर का युद्ध है, उसको हमको याद रखना चाहिए। जो 6 साल बाद 1582 में लड़ा गया, उस युद्ध में अकबर की सारी सेना काट दी राणा प्रताप, महाराणा प्रताप ने। 36,000 सैनिक, कोई बच के नहीं गया, मेवाड़ से खदेड़ दिया गया और 36 चौकियां उखाड़ दी। महाराणा प्रताप का ये दौर है, जीवन में कोई पराजय नहीं देखी। अकबर का वो सपना रह गया कि मेवाड़ कभी झुकेगा, मेवाड़ झुका नहीं। यह व्यक्तित्व महाराणा प्रताप का। एक बात और कहना चाहता हूं, 1-2 प्रसंग से हम आपको इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि आप ज्यादातर चीजें जानते हैं। हम हल्दी घाटी के बारे में देखते हैं, घास की रोटी खाने वाला दृष्टांत बताया कि ये ज्यादातर चर्चा में रहती है। एक बीकानेर के राजा थे पृथ्वीराज राठौर, वो अकबर के दरबार में थे और उनकी शादी मेवाड़ में हुई थी राणा प्रताप के घर में, और वो अकबर के दरबार में। तो वो जब अकबर ये कहता था दरबार में, सारी राजपूत से लोगों ने, राजाओं ने हमारे सामने, भारत के सारे राजाओं ने घुटने टेक दिए, सबने अहिंसा स्वीकार कर दी, तो दरबार में बैठे बैठे पृथ्वीराज राठौर अपनी मूछ को ताव देते थे और कहते थे कि हमारे ससुराल वाले नहीं माने हैं, उसने उन लोगों ने घुटने नहीं दिए। पुराना पता, लेकिन एक फेक पत्र बनाया गया कि राणा प्रताप समझौता करना चाहते या वो चाहते हैं कि समझौता हो जाए। उस पत्र को अकबर ने भरे दरबार में पढ़ा कि अब राणा प्रताप देखिए समझौता के लिए पत्र भेजे हैं, तो पृथ्वीराज राठौर जो बीकानेर के राजा, उन्होंने कहा, जब वो पत्र दिखाया अकबर ने कि अब देखो तुम रोज बैठ के कहते थे कि उन्होंने अहिंसा स्वीकार नहीं की, तो पृथ्वीराज राठौर ने उस पत्र को पढ़ा और कहा ये पत्र सही नहीं है, और क्लैरिफिकेशन के लिए उन्होंने पत्र भेजा महाराणा प्रताप के यहाँ, और उसमें उन्होंने लिखा कि
कि क्या जातक कभी धरती का पानी पी सकता है? कभी क्या बादल सूर्य को ढक सकते हैं? कभी सियार कभी शेर कभी सियार से पराजित हो सकता है? और वो जब पत्र लिखा तो महाराणा प्रताप ने जवाब दिया कि ये पत्र फेक है, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मेवाड़ और महाराणा प्रताप कभी अधीनता स्वीकार करने वाले नहीं हैं। और कहा कभी सियार जो है वो शेर का मुकाबला नहीं कर सकता, और बादल की ताकत नहीं है कि सूर्य के तेज को बर्दाश्त कर सके, और ऐसा कोई जातक की सोच नहीं बनी कि धरती का पानी। ये जवाब दिया पृथ्वीराज राठौर। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से छल किया गया, किस तरह से प्रलोभन किया गया, और किस तरह से ये प्रयास किया गया। एक नहीं, मानसिंह से लेकर जितने लोग हैं, कि किस तरह से महाराणा प्रताप को क्या दे दिया जाए कि वो अधीनता स्वीकार कर लें, लेकिन मातृभूमि की रक्षा के लिए और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। और शायद हम लोग आज सीना उठा के सर उठा के इसलिए चल पा रहे हैं कि हमारे महापुरुष इतने महान। और इसलिए मैंने इस घटना का आपको जिक्र किया कि जो हमको लगता है कि महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व के बारे में जो बातें रह जाती है आमतौर पर चर्चा पे, वह जरूर आज होना चाहिए। एक व्यक्तित्व महाराणा प्रताप का जो अनुकरणीय है और उसको आज के सामाजिक परिवेश में आवश्यकता दी है, और शायद राजनीतिक दलों को भी उस पर ध्यान देना चाहिए, वो उनका सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी व्यक्तित्व। आज जब कहा गया कि अस्पृश्यता मानवता के माथे पर कलंक है, ऊंचा नीचा जन्म के आधार में कोई ऊंच और नीच नहीं है, समाज के सब लोगों को लेकर चलना है अगर लड़ाई लड़नी जीतनी है। और महाराणा प्रताप ने यही किया। लोहारों को जो अस्त्र शस्त्र बनाते थे उनको कहा तब तक हम लोग, और लोहारों ने संकल्प लिया महाराणा प्रताप के लिए कि तब तक हम लोग आराम की बिस्तर नहीं लेंगे, तब तक हम घर नहीं बसाएंगे, तब तक हम आराम नहीं करेंगे, एक स्थान पर नहीं रहेंगे जब तक महाराणा प्रताप का वो को विजय नहीं दिला देते हैं। और आज भी एक कौम राजस्थान में ऐसी है जो लोहारों की कौम जो महाराणा प्रताप को मानती है और उसी ढंग से जीवन यापन करती है, एक स्थान पर नहीं रहती है, कई स्थानों पर जाती है। तो इस तरह से उनका व्यक्तित्व था कि समाज में भीलों को लेकर जो भगवान राम का व्यक्तित्व था, जिस तरह से वनवासी गिरिवासियों को लेकर उन्होंने धर्म का नाश करने के लिए रावण पर अटैक किया, वही व्यक्तित्व महाराणा प्रताप का था। भीलों को लेकर, लोहारों को लेकर, समाज में सभी वर्गों को लेकर अपनी सेना तैयार की और फिर से राजपूताना जो संघर्ष था उसको नई ऊंचाई दी। यह मैं कहना चाहता हूं। और निश्चित रूप से यह प्रेरणा हम सबको लेनी चाहिए महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से कि कम से कम हमारा व्यक्तित्व सर्वस्पर्शी होना चाहिए, सर्वव्यापी होना चाहिए। चाहे वो बाहर का चुनाव हो, चाहे वो सामान्य चुनाव हो, गांव का चुनाव हो, या किसी अच्छे काम में हो, बुरे काम में हो, आपके साथ सब तरह के लोग होने चाहिए, तभी आप समाज में विजय प्राप्त करेंगे, ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जो महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से हमको सीखना चाहिए, महिलाओं का सम्मान। आप सब जानते हैं कि अब्दुल रहीम खान को अकबर ने भेजा और राणा प्रताप से युद्ध हुआ। अमर सिंह से लड़ाई में अब्दुल रहीम खान ने क्या किया कि पत्नी को जब जीत गए अमर सिंह तो पत्नी, बहू और औरतों को ले आए। और महाराणा प्रताप ने विजय पर बधाई दी जब उनको पता चला कि उनके घर के उनके पत्नी, बहू, बच्चियों को और औरतों को, मुगल के लोगों को लेकर आए हैं, तो महाराणा प्रताप ने सम्मान सहित महिलाओं को वापस भेजा और कहा यह व्यक्तित्व होना चाहिए, महिलाओं के प्रति सम्मान, नारी की वंदना, यत्र नारस्तु पूछते रमनते तत्र देवता। और महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व से हमको ये प्रेरणा लेना चाहिए। और अब्दुल रहीम ने कहा जब उनकी बहू बेटियां सब वापस आ गई तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानता हूं कि मुगल शासन कब तक रहेगा, लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा महाराणा प्रताप का नाम रहेगा। ये विरोध नहीं।
तो ये जो महाराणा प्रताप के विविध व्यक्तित्व के आयाम हैं, जो जनरल चीजें हैं, बाकी बातें मैं इस पवित्र मन से कोई और बात ऐसी नहीं कहना चाहता हूँ कि उसमें कोई ऐसी चीज आए कि ठीक न लगे। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप का जीवन हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी। महाराणा प्रताप की राष्ट्रभक्त, महाराणा प्रताप का सबको समाज में लेकर चलने की भाव, महाराणा प्रताप का महिलाओं के प्रति सम्मान और महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व जितनी बार आप पढ़ें, जितनी बार इस तरह की संगोष्ठियां आयोजित करें, उनके व्यक्तित्व कृतित्व के एक एक पहलुओं को पढ़ें और कभी जो इतिहासकारों ने त्रुटि की है उसको हम लोग आने वाली पीढ़ी को बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके कृत्यों के बारे में बताएं, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताएं। और जब आप उनके व्यक्तित्व को पढ़ेंगे तो वास्तव में ये क्षत्रिय शिक्षा समिति एक तो इसीलिए भी आदरणीय संजय भैया बहुत बधाई के पात्र हैं कि क्षत्रिय का जो मतलब है कि क्षति से रक्षा करने का। कई बार जैसे राजपूत का मतलब होता है रथ का पुत्र, जो धरती का पुत्र होता है वो राजपूत होता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ होता है वो राजपूत होता है। और मुझको लगता है कि अगर सेवा के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम है तो हम सब लोग को, जो मजबूत लोग हैं, हम अपनी कम्युनिटी की सेवा भी कभी कर सकते हैं कि जो हीन कर्मों से घृणा करता है वो क्षत्रिय है, जो क्षति से रक्षा करता है वो क्षत्रिय है, जो देश के लिए बलिदान करता है वह क्षत्रिय है, जो सारे समाज को लेकर चलता है वह क्षत्रिय है। और इसी व्यक्तित्व को हम लोगों को समाज में प्रकटीकरण करना चाहिए। आज सारी निगाह आपके ऊपर पड़ी हुई है, सब लोगों को लगता है कि इन पर अटैक किया जाए आसान है। हम लोगों को ये जरूर करना चाहिए कि समाज में जो हम अपना चरित्र रखें वो भगवान राम का रखें, महाराणा प्रताप का रखें। इससे आपको और सम्मान मिलेगा, इसके आपके व्यक्तित्व को और ताकत मिलेगी और हमारे काम को और धार मिलेगा। और उसके लिए सबसे अच्छा काम है कि हम आप बच्चों को एजुकेट करें, अच्छा से अच्छा एजुकेशन दें और जितना अधिक पढ़े लिखे रहेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, समाज के अन्य क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, शैक्षिक क्षेत्रों में हर जगह अपने अच्छे कामों से पहचान लाएं और पूरी समाज आपके सामने फिर श्रद्धा से झुकेगा, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ऐसा है। और इसलिए मैं बधाई देता हूँ इस संस्था को और ये कहता हूँ कि तुम्ही ने रक्त देकर रंग के उत्सव मनाए थे, तुम्ही तो सर कफन बांधे सरे मैदान आए थे, तुम्हारे ही जलाने से जलेगी क्रांति की ज्वाला, जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी आज भारत को, जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी आज भारत को। आपने आमंत्रित किया, मैं बहुत आभारी हूँ। ये कार्यक्रम बहुत देर से चल रहा है और सबका जिनका सम्मान हुआ, बच्चियों ने पेंटिंग की और हम लोग अभी अलग से पेंटिंग भी देखेंगे और इस तरह से आयोजन होते रहना चाहिए। हमारे लायक जो हो पाएगा, एक न्याय के क्षेत्र में काम करने वाले और एक विधि के विद्यार्थी के नाते आपके लॉ कॉलेज के लिए, आपके अन्य विद्यालयों के लिए और आपकी सेवा के लिए 24 घंटे 7 दिन 365 दिन जैसे एटीएम चलता है, हम आपके साथ खड़े हैं। और आदरणीय यहाँ के लोकप्रिय राज्यसभा सदस्य संजय भैया को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। अब आप उन लोगों को सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया और बहुत बहुत